एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और ये इस सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर है। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन से क्वेश्चंस कर चुके हैं? केटीजी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिए हैं, वहाँ उन लिंक को फॉलो कर लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया केटीजी के लेक्चर्स में, उसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लेक्चर्स हम करेंगे, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो वो क्लियर होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ हीट इंजन प्रोड्यूसेस वर्क इक्विवेलेंट टू 80 किलोवाट। ना हीट इंजन है जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कितने का? 80 किलोवाट का। तो वर्क की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 80 किलोवाट दी हुई है। ठीक है, इक्विवेलेंट एंड विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 40% है। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफ़र रेट टू एंड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड। तो हीट ट्रांसफ़र रेट हमें निकालना है टू एंड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड। तो सबसे पहले एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 40% है। 40% का मतलब कितना हुआ? 0.4। और वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो ये हो गया Q1। हीट सप्लाइड को लिख दिया हमने Q1। तो Q1 इसके किसके बराबर हो गया? 80 अपॉन 0.4। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? Q1 की वैल्यू वो आ जाएगी 200 किलोवाट। 200 किलोवाट ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें पूछा है हीट ट्रांसफ़र रेट टू एंड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड। तो वर्किंग फ्लूइड कितना हीट ट्रांसफ़र करता है वो हमें निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालें? तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो हीट इंजन का जो केस है वहाँ पर क्या होता है? ये इंजन हो गया, यहाँ से सोर्स है ये, और ये है सिंक। ये सोर्स है और ये है सिंक। तो यहाँ से हीट आ रही है Q1 रेट से और जा रही है Q2 रेट से। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से अगर हम लिखें तो एनर्जी बैलेंस से अगर हम देखें, एनर्जी बैलेंस करें तो यहाँ से क्या मिलेगा? Q1 इक्वल्स टू किसके बराबर है? यहाँ वर्क डन हो जाएगा W। तो W प्लस Q2। हमें क्या पूछा है? Q2 की वैल्यू पूछी है। तो Q2 किसके बराबर होगा? Q1 माइनस W। तो Q1 कितना होगा? 200 माइनस W कितना होगा? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 120 किलोवाट। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? Q2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 120 किलोवाट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ मशीन ऑपरेटिंग एज अ हीट पंप। एक मशीन जो है वो हीट पंप की तरह काम कर रही है। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। एंड ड्रिवन बाय 7.5 किलोवाट मोटर। तो जो चलाते हैं इसको वो 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाते हैं, यानी कि जो इसके ऊपर काम किया जा रहा है उस काम की वैल्यू है 7.5 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट है यानी कि किलो जूल पर सेकंड में है ये। अगर इसमें और में बदलना हो तो और में बदलने के लिए 3600 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एंड सप्लाई 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर हीट। तो ये सप्लाई कितनी हीट करती है? 2 × 10⁵। तो इतनी हीट ये सप्लाई करती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हीट टू अ हाउस नीडेड फॉर इट्स हीटिंग इन विंटर। फाइंड COP ऑफ द हीट पंप। तो COP जो हीट पंप की है, COP ऑफ हीट पंप, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हीट एक्सट्रैक्टेड टू द रूम, हीट सप्लाइड टू द रूम। हीट सप्लाइड टू द रूम अपॉन वर्क डन। ठीक है, अब हीट सप्लाइड टू द रूम जो है वो कितनी है? Q1 है। और वो Q1 की जो वैल्यू है वो Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर।
यहाँ पर दिया है कि ड्रिवन बाय 7.5 किलोमीटर मोटर एंड सप्लाई 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर हीट। तो Q1 जो है वो कितना है 2 × 10⁵ और ये है किलो जूल पर आवर में। यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7.5 किलोवाट में। तो किलोवाट को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किलो जूल पर आवर में तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 7.5 किलोवाट लिखा है तो किलोवाट का मतलब है किलो जूल पर सेकंड। अब सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है और में, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 3600 से। तो 3600 से इसको डिवाइड कर दोगे 7.5/3600, तो ये बन के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.27 × 10⁵ किलो जूल पर आवर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से COP ऑफ हीट पंप अगर हम निकालें तो COP ऑफ हीट पंप जो आ जाएगी अब वो कितनी आ जाएगी, Q1/Q1 - Q2। तो Q1 जो है वो कितना है, वो है 2 × 10⁵, और W जो है, W की वैल्यू वो है 0.27 × 10⁵। तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.407। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी COP 7.407, ये क्या आ जाएगी इसकी COP आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पूछा है टू अ हाउस नीडेड फॉर इट्स हीटिंग इन विंटर फाइंड COP ऑफ द हीट पंप। तो ये COP आ गई किसकी, कितनी आ गई 7.407। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7.407। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है अ हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल। एक हीट इंजन है जो कार्नोट साइकिल के ऊपर काम कर रहा है, कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ इट्स हीट इनपुट इनटू वर्क। जो हीट इनपुट है उसका 1/5 को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, वर्क में। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल है और हीट इनपुट, इसको मान लो हीट इनपुट है Q1 है। तो ये Q1 क्या है, हीट इनपुट है, हीट इनपुट। इसका कितना 1/5 कन्वर्ट हो जाता है वर्क में। तो 1/5 ऑफ Q1 ये हो गया क्या, W। और W जो होता है वो क्या होता है Q1 - Q2। W की वैल्यू क्या होती है Q1 - Q2। तो 1/5 ऑफ Q1, तो यहाँ से Q2 जो है वो कितना हो जाएगा Q1 - 1/5 ऑफ Q1। तो ये हो जाएगा Q2 कितना हो जाएगा 4/5 Q1। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 Q1। When the temperature of the sink is reduces by 80%, जब सिंक का टेम्परेचर 80% रिड्यूस कर दिया जाए तो हमें बताना है कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर कितने होंगे। तो देखो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला रिवर्सिबल के लिए वो कितना होता है, वो होता है T1 - T2/T1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 - Q2/Q1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से Q1 - Q2 जो है वो कितना है 1/5 Q1, और ये कितना है Q1। तो एफिशिएंसी बराबर है 1/5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 - T2/T1, यहाँ से ऐसे लिख लिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5T1 - 5T2 = T1, ये बनेगा। ठीक है, 5T1 - 5T2 = T1। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बनेगा ये 4T1 = 5T2, 4T1 = 5T2, और T1 = 5/4 T2। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 T2 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड केस में हमें बोला है कि जो इसका टेम्परेचर है उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इन द सेकंड केस में क्या होगा, T1 - T2 - 80, ये हो जाएगा अपॉन T1। और जब ये एफिशिएंसी है जो इसकी डबल हो जाती है, तो एफिशिएंसी पहले कितनी है 1/5, अब कितनी हो गई 2/5। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 5T1 - 5T2 + 400 = 2T1, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 3T1 + 400 = 5T2 तो यहाँ से जो हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, T1 की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 3, T1 कितना 1.25 T2, ये कितना प्लस 400 इक्वल्स टू 5 T2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 320 केल्विन। T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 320 केल्विन, और T1 की जो वैल्यू है इससे निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1.25 इंटू 320, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 400 केल्विन। T1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 400 केल्विन। तो हमारे पास दो ये T1 की वैल्यू आ गई, यानी कि सोर्स टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 400 केल्विन, और T2 जो है उसकी वैल्यू आ गई 320 केल्विन। तो ये ऑप्शन जो हो गया हमारे पास कौन सा हो गया, ए ऑप्शन सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ रिवर्सिबल हीट इंजन डिलीवर्स 0.6 किलोवाट पावर। जो पावर डिलीवर कर रहा है वो कर रहा है कितनी 0.6 किलोवाट, यानी कि वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू है, एंड रिजेक्ट्स हीट एनर्जी टू अ रिजर्वायर एट 300 केल्विन। तो T2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 300 केल्विन है। एट द रेट ऑफ Q2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 24 किलो जूल पर मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो Q2 ये कितना आ जाएगा 24 और किलो जूल पर मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो नीचे लगा दो 60, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड, है ना, यानी कि किलोवाट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये 12 तिया 24 और 12 60, तो 3/5 किलो वाट, और ये हो जाएगा 0.6, तो 0.6 किलो वाट ये वैल्यू हो गई किसकी Q2 की। फाइंड द एफिशिएंसी एंड टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर होती है किसके बराबर, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो यहाँ पर तो रिजेक्शन वाला पार्ट है, तो अब ये कैसे निकालें, और ये दोनों लगभग सेम ही आ गए। W भी वैल्यू कितनी है 0.6 है, और ये कितना हो जाएगा 12 तिया 24 12 चौक 45, 24 किलो जूल पर मिनट है ना, ये 24 किलो जूल पर मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 12 2 आएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, और ये हो गया किलोवाट में, यानी कि हो गया 0.4 किलोवाट। ठीक है, अब W है और Q2 आ गया, हमें Q1 चाहिएगा, तो W बराबर होता है किसके Q1 माइनस Q2 के। तो W की वैल्यू कितनी है 0.6 और Q1 हमें निकालना है, और Q2 जो है उसकी वैल्यू है 0.4, तो Q1 कितना हो गया 0.6 प्लस 0.4। तो यहाँ से हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, और Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 1 किलो जूल पर सेकेंड। अब एफिशिएंसी हमें निकालनी है, एफिशिएंसी किसके बराबर होगी वर्क अपॉन Q1। तो वर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.6 है, और ये वैल्यू है 1, तो यहाँ से ये आंसर आ गया कितना 60%। तो एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ गई 60% आ गई। अब निकालना है हमें एंड द टेम्परेचर ऑफ थर्मल रिजर्वायर सप्लाइंग हीट टू द इंजन। तो सोर्स की हमें वैल्यू निकालनी है, सोर्स टेम्परेचर की। तो एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये कितनी हो गई 0.6। तो यहाँ से T1 जो है T1 का T1 माइनस T2 की वैल्यू 300 अपॉन T1 इक्वल्स टू 0.6, तो ये आ गया 0.6 T1 इक्वल्स टू T1 माइनस 300, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा T1 इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.4। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर वैल्यू आएगी 750 केल्विन। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया कितना 750 केल्विन, और एफिशिएंसी आ गई कितनी 60%। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला है एन इंजन माउंटेड ऑन अ शिप हैज़ अ थर्मल एफिशिएंसी 80%। थर्मल एफिशिएंसी है जो उसकी कितनी दे रखी है 80% दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है नीटा की 80%। इसको लिख सकते हैं हम 0.80।
द इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम द सी एट 300 केल्विन, है ना। T1 जो है उसकी वैल्यू दे दी 300 केल्विन, ये सोर्स का टेम्परेचर हो गया। एंड रिजेक्ट कर रहा है किस पर, 280 केल्विन पर, ठीक है। रिजेक्ट कर रहा है किस पर, 280 केल्विन पर। उसके बाद द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज डिसिपेटेड थ्रू एन एजिएटर टू हीट 500 kg ऑफ सी वाटर टू 355 केल्विन, ठीक है। किस पर, 355 केल्विन पर। ये मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 500 kg, ठीक है। फिर टेम्परेचर दिया है 355 केल्विन। 355 कहाँ से, 300 से 355 पर ले जाया जा रहा है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड हीटिंग इफेक्ट। तो हमें पूछा है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए सी वाटर से ताकि हम रिक्वायर्ड हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करा सकें। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 300 माइनस 280 अपॉन 300। तो यहाँ से हमें मिली एफिशिएंसी, और इस एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई कितनी, उस एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 300, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो इंजन माउंटेड ऑन अ शिप हैज़ अ थर्मल एफिशिएंसी 80% ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग कार्नोट साइकिल। तो यहाँ से हमें इंजन की थर्मल एफिशिएंसी दे रखी है। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है वो 80% है, किसका, करस्पॉन्डिंग कार्नोट साइकिल का। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है, थर्मल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.8, 80% का मतलब 0.8 ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल की कितनी एफिशिएंसी हो गई, 20 अपॉन 300। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी जो है वो थर्मल एफिशिएंसी ईटा थर्मल, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0533, ये आ गई थर्मल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद एनर्जी नीडेड फॉर हीटिंग द वाटर, यहाँ से वाटर को हीट कर रहे हैं तो एनर्जी नीडेड फॉर हीटिंग द वाटर, हीटिंग द वाटर। तो एनर्जी कितनी चाहिए कि वाटर को हीट करने के लिए, उसकी एनर्जी के लिए हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T। तो m जो है m, उसकी वैल्यू कितनी होगी 500, Cp की वैल्यू 4.186 और डेल्टा T जो है वो कितना होगा 355 माइनस कितना होगा 300 होगा, 355 माइनस 300। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी Q की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 115 किलो जूल, 115 किलो जूल। और यहाँ से अगर हम हीट इंट्रैक्शन के लिए वैल्यू निकालें तो ईटा बराबर होता है किसके, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के, और ये बराबर होता है W अपॉन Q1 के। तो हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 इक्वल्स टू W अपॉन ईटा। तो W की वैल्यू 115 अपॉन ईटा की वैल्यू कितनी 0.0533। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2155756 किलो जूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 2159756, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। हमें बोला गया है परफेक्ट रिवर्स हीट इंजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर अवेलेबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लोएस्ट टेम्परेचर जो हो गया यहाँ पर, जिसको हम T2 बोलते हैं, वो कितना हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 263 केल्विन। T1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना हो गया 25 प्लस 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। हमें पूछा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ आइस फॉर्म्ड पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर के अंदर कितनी आइस बन रही है हमें ये बताना है। तो हमें वर्क इनपुट की जो वैल्यू है, वर्क इनपुट की वैल्यू वो दी है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कितना, उसका मतलब होता है 3600 है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, यहाँ से COP निकाल लेते हैं। तो COP जो है वो बराबर होती है T2 अपॉन T1 माइनस T2।
तो T2 की वैल्यू 263 और ये कितना हो गया 298 माइनस 263, सॉल्व करने पर ये बनेगा 7.514 और ये वैल्यू किसके बराबर होगी Q2 अपॉन W2। ठीक, तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी COP इंटू W, कितनी आ जाएगी COP इंटू W। W इनपुट हमें दे रखा है 3600, यहाँ 3600 लिख लो 3600, तो ये कितना हो जाएगा 3600 और W जो है W की वैल्यू COP की वैल्यू कितनी आ गई 7.514। तो इसको सिंपल करोगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 727050 और ये हो जाएगा किसमें किलो जूल पर आर में। ठीक है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर 1 किलोवाट आर लिख रहे हो तो किलो जूल किलोवाट आर भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कितना लिख सकते हो किलोवाट आर, और किलोवाट आर में कितना हो जाएगा 7.514 किलोवाट आर हो जाएगा। उसके बाद ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइस से और -5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस बन रही है, मेकिंग एन आइस -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए कितना हमें हीट निकालनी पड़ेगी वो उसकी हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड so that it becomes ice at -5 डिग्री सेंटीग्रेड is given by। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ़ से पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी बदलेगी, तो वहाँ पर जो हीट होगी वो कौन सी हीट होगी सेंसिबल हीट। फिर ये लेटेंट हीट आएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ़। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी सेंसिबल हीट आइस की, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस से क्या बनेगी -5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे m की वैल्यू 4.18, ये पानी की स्पेसिफिक हीट होती है। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं 25 से 0। फिर ये 1 L की वैल्यू कितनी 336 या 335 प्लस ये 1, ये कितना CP 2.1 और यहाँ से ये कितना आएगा 0 -5। तो इसको सिंपल करोगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 450.15। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी आइस फॉर्म हो रही है पर किलोवाट आवर में। तो आइस फॉर्म्ड, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये क्वांटिटी आई है कितनी आई है 27050, इसको डिवाइड कर दो इससे 450 किलो जूल से, तो ये 450.15 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.09, जो कि ऑप्शन है कौन सा बी। तो बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि a heat engine is supplied with 2512, a heat engine is supplied with 2512 kilojoule per minute of heat at 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितने पर सप्लाई हो रही है 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर सप्लाई हो रही है। हीट रिजेक्शंस टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिजेक्शन रिप्रेजेंट अ रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल और इम्पॉसिबल। तो हमें बताना है कि कौन सा हीट रिजेक्शन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले T1 की जो वैल्यू है वो दी है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 650 प्लस 273, तो यहाँ से ये आएगा 2923 केल्विन। T2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी 100 प्लस 273 373 केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लैसियस इनइक्वालिटी का यूज़ करें, तो क्लैसियस इनइक्वालिटी से डेल्टा Q अपॉन T, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर होता है Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो ये कितना है 2512 और T1 की वैल्यू कितनी है 923 माइनस Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है 867, तो 867 को डिवाइड करो किससे 373 से। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.347 ग्रेटर देन 0।
और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्लासियस इनइक्वालिटी कहती है कि यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो साइकिल क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। तो यानी कि पहले के केस में क्या हो गया, इम्पॉसिबल आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, यानी कि ये सही है और ये सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में ये है 105 वैल्यू, तो डेल्टा क्यू अपॉन टी, तो Q1 की वैल्यू कितनी 2512 और T1 की वैल्यू कितनी है 923 माइनस Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1015 और T2 की जो वैल्यू है, T2 की वैल्यू कितनी है 373। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 0। और यदि डेल Q अपॉन टी की वैल्यू 0 हो तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा होता है, रिवर्सिबल, यानी कि ये। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल गया, कौन सा आ गया, सी आ गया। और अगर तीसरा निकालना चाहो तो तीसरे के लिए निकालोगे तो Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, इसकी अगर वैल्यू निकालें तो 2512 अपॉन T1 की वैल्यू 923 माइनस यहाँ से 1494 अपॉन 373। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.284 और ये आ गया लेस देन 0, जो कि क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा, सॉरी ये इरिवर्सिबल साइकिल होगी। पॉसिबल होगा, इरिवर्सिबल साइकिल होगी। ठीक है, ये इरिवर्सिबल साइकिल होगी। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रिवर्सिबल, और ये पॉसिबल होगी पर कौन सी होगी, इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा लग गया हमारे पास, यहाँ से सी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना कि क्लासेस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन 0 है तो इम्पॉसिबल, यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू 0 है तो ये रिवर्सिबल, और यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल। अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज़ अ COP 5। क्वेश्चन में मैं पूछा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में रिलेशन क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो COP ऑफ हीट पंप बराबर होती है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 के। तो यहाँ पर हीट पंप की जो COP है वो 5 दी है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालनी है और ये +1 है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 - 1। उसके बाद हमें पूछा है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना होगा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, उसका ये फॉर्मूला भी होता है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, है ना। तो पावर जो है यहाँ पर जो वर्क है वो 1 किलोवाट में रखा है, किलोवाट का मतलब ये हो गया पावर। तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, COPR इंटू पावर। तो COPR जो है वो हो गया 4 और इंटू ये हो गया 1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 किलोवाट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो आंसर आ जाएगा 4 किलोवाट, जो कि ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी T1 माइनस T2 अपॉन T1 ये है 40%। 40% का मतलब ये हो गया 40/100। तो हमें पूछा है सेम टेम्परेचर लिमिट्स में रेफ्रिजरेटर की COP पूछी है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और COP ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हीट पंप की COP और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से COP ऑफ हीट पंप जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/0.40 यानी कि 100/40 इसके बराबर आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गई कितनी, 2.5। अब COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में रिलेशन होता है, क्या होता है, +1। तो COP रेफ्रिजरेटर बराबर किसके आ जाएगा, COP हीट पंप -1। तो ये हो जाएगा 2.5 - 1 और ये 1.5। तो आंसर आ गया कितना, 1.5। ठीक है, कितना आंसर आ गया है यहाँ से, 1.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस। होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस किए हमने समझ में आपको आए होंगे।
और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।